मेरे पड़ोस में एक बालक था जो पटना का रहने वाला था। मुझसे आकर बोला कि भैया मैं बीटेक की तैयारी कर रहा हूं, इंजीनियरों की आवश्यकता सदैव रही है और रहेगी, अतः बीटेक में कोई त्रुटि नहीं है। मैंने उससे पूछा कि क्या कभी बी फार्मा का नाम सुना है? विज्ञान में जो सबसे कमजोर छात्र होते हैं वही बी फार्मा करते हैं। तो बी फार्मा की डिग्री लेकर बनेंगे क्या? या तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। बीटेक अर्थात आईटी और सीएस वाले जो स्नातक हैं वो प्रायः बी फार्मा स्नातकों की तुलना में उच्च प्रारंभिक वेतन प्राप्त करते हैं। और मेरा छोटा मित्र बी फार्मा करने से मना ही करने वाला था कि उसके पिताजी ने मेरी बात सुन ली। 4 साल बीत चुके हैं, अभी अभी कॉलेज से निकला है, लेकिन कोरोना काल था, विद्यालय और महाविद्यालय सब बंद थे, सब लोग त्रस्त थे। अधिकांश लोग स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे और कुछ लोग भविष्य को लेकर। छात्रों की चिंता का विषय विशेषकर भविष्य ही था। उनके मुख पर प्रश्न था, आगे क्या होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था, छटनी इत्यादि। ऐसे समय में मुझे सौभाग्य से कुछ लोग मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे। मेरे पड़ोस में एक बालक था जो पटना का रहने वाला था। मुझसे आकर बोला कि भैया मैं बीटेक की तैयारी कर रहा हूं, परंतु इस वैश्विक महामारी के चलते क्या होगा, मैं किस स्ट्रीम में पढ़ाई करूं? मैंने उसे बोला कि भाई देखो, कोविड सदैव नहीं रहेगा, इंजीनियरों की आवश्यकता सदैव रही है और रहेगी, अतः बीटेक में कोई त्रुटि नहीं है। परंतु केवल बीटेक ही क्यों? बातचीत के क्रम में पता चला कि उसकी रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री में गहन रुचि है, परंतु वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहता है क्योंकि वहां नौकरी की गारंटी है। मैंने उससे पूछा कि क्या कभी बी फार्मा का नाम सुना है? वह तपाक से बोला, हाँ सुना है, बिल्कुल सुना है। विज्ञान में जो सबसे कमजोर छात्र होते हैं वही बी फार्मा करते हैं। बी फार्मा करने के बाद या तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। सुनकर मैं हंसने लगा। मुझे भविष्य की स्पष्ट दृष्टि थी और भविष्य देखने का कारण था मेरा समाचार प्रेम। मोदी सरकार भारत की अपनी वैक्सीन बनाने को संघर्षरत थी। डॉक्टर्स और नर्सेज सुपर हीरोज थे। सरकार दवा बनाने वाली कंपनियों को एक से बढ़कर एक ऑफर दिए जा रही थी और मैं ये सब जोड़ जाड़ कर अपना शोध किए जा रहा था क्योंकि करने को कुछ और नहीं था। तो मेरे शोध से यह निकल कर आया कि भारतीय औषधि बाजार का कारोबार लगभग ₹1.25 ट्रिलियन का था, जो हर दिन बढ़ रहा था। आज यही ₹2 ट्रिलियन का आंकड़ा छू चुका है। मैंने यह भी पाया कि भारत की कई औषधि कंपनियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। वैश्विक बिक्री चार्ट में जीएसके की एंटीबायोटिक ऑगमेंटिन और यूएसवी की एंटी डायबिटिक ग्लाइकोमेट जीपी इत्यादि विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली औषधियों में से एक है। भारत तब भी औषधि उद्योग में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी था और अब तो भारत शीर्ष पर है। भारतीय औषधि 200 से अधिक देशों में पहुंचती है, जो अफ्रीका की 50% जेनरिक दवाओं की आवश्यकता, अमेरिका की 40% जेनरिक मांग और यूके की सभी दवाओं का 25% पूरा करती है। भारत विश्व के 60% टीकों की आपूर्ति करता है, जिसमें डीपीटी, बीसीजी और खसरा टीकों के बड़े हिस्से सम्मिलित हैं और डब्ल्यूएचओ की 70% टीका आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन अर्थात पीएलई योजना ने भारत में उच्च मूल्य उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने, निर्यात को मूल्य जोड़ने और रोजगार सृजन में अत्यधिक सहायता दी है। इन्हीं कारणों से कई लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन हुआ। 2020 में भारत का औषधि उद्योग $35 अरब का था, जो आज $50 अरब से अधिक का है और 2030 तक $130 अरब और 2047 तक $450 अरब तक पहुंचने वाला है। कुल मिला के कथा यह है कि कुछ भयंकर हो रहा है हमारी दृष्टि के समक्ष, पर हम आंख मूंद कर खड़े हैं।
अगर कोई क्षेत्र बढ़ता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां काम कर रहे लोगों की सैलरी, बेनिफिट्स सब कुछ प्रभावित होते हैं। और ऐसा ही कुछ इस क्षेत्र में भी हो रहा है। जहां आईटी क्षेत्र में अप्रेजल सिंगल डिजिट में है, वहीं कई फार्मा कंपनियां 3 डिजिट में अप्रेजल्स दे रही हैं। फार्मा सेक्टर के स्टार्टअप्स को अब इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट सीरियसली ले रहे हैं। तो ऐसे में 12वीं के पश्चात बी फार्मा एक अत्यंत लुभावना करियर ऑप्शन बन जाता है। बी फार्मा या बैचलर ऑफ फार्मेसी एक 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम है जो पूर्णतया औषधियों और दवाओं पर ही केंद्रित है, या उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जो औषधि विज्ञान की गहनता में उतरना चाहते हैं। इस पाठ्यक्रम से वैज्ञानिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल दोनों ही प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र में एक सशक्त करियर बनाने की पूरी संभावना है। बी फार्मा कार्यक्रम 4 वर्षों का होता है, जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। भारत में 1750 से अधिक फार्मेसी महाविद्यालय हैं। 2024 की रैंकिंग के अनुसार कुछ प्रमुख नामों में नई दिल्ली का जामिया हमदर्द, मोहाली का NIPER, चंडीगढ़ का पंजाब विश्वविद्यालय, मुंबई का ICT और ऊटी का JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी सम्मिलित है। यदि आप भौतिकी, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, बायोलॉजी जैसे विज्ञान विषयों में अच्छे हैं तो आप बी फार्मा कर सकते हैं, परंतु इसमें समर्पण और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होगी गुरु। बी फार्मा की फीस इंजीनियरिंग और मेडिकल की फीस से काफी कम है। सामान्यतः प्रतिवर्ष 15,000 से लेकर मात्र 1.25 लाख रुपए तक हो सकती है, लेकिन किसी कूल डूड कॉलेज में पहुंच गए तो भाई 25 लाख भी निपट सकते हैं। तो कॉलेज का चुनाव ठीक से करना अत्यंत आवश्यक है। भारत में बी फार्मा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीट अर्थात राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा और राज्य स्तर पर कई परीक्षाएं जैसे महाराष्ट्र स्वास्थ्य और तकनीकी सामान्य प्रवेश परीक्षा, तेलंगाना राज्य इंजीनियरिंग, कृषि और चिकित्सा सामान्य प्रवेश परीक्षा, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा, गुजरात सामान्य प्रवेश परीक्षा, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा इत्यादि होती हैं। कुछ विश्वविद्यालय या महाविद्यालय बी फार्मा प्रवेश के लिए अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित करते हैं। तो बी फार्मा की डिग्री लेकर बनेंगे क्या? जैसा कि मेरे छोटे मित्र ने कहा था कि बी फार्मा करने के बाद या तो फार्मासिस्ट बन सकते हैं या फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो ठीक है, वो दोनों तो आप निसंदेह बन सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर आप और क्या क्या बन सकते हैं मैं वो बताता हूं, सुनिए। आप बन सकते हैं नैदानिक अनुसंधान सहयोगी, अंग्रेजी में क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। इस भूमिका में आप नए नए औषधियों के लिए नैदानिक परीक्षणों का प्रबंधन और समन्वयन करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी प्रोटोकॉल और नैतिक दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन हो। आप बन सकते हैं औषध निरीक्षक या ड्रग इंस्पेक्टर। यह सरकारी नौकरी स्थिरता प्रदान करती है और इसमें निर्माण इकाइयों का निरीक्षण सम्मिलित होता है ताकि औषधियों की सुरक्षा, प्रभावशीलता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। आप बन सकते हैं गुणवत्ता नियंत्रण सहयोगी या क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएट। आप औषधि उत्पादों की गुणवत्ता मानकों को कठोर परीक्षण और विश्लेषण के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे, जो औषधि सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप बन सकते हैं नियामक मामलों के विशेषज्ञ अर्थात रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट। इस नौकरी में औषधि विकास, निर्माण और विपणन के लिए सरकारी नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना सम्मिलित होता है, जिसके लिए नियामक प्रक्रियाओं की अच्छी समझ आवश्यक होती है। आप बन सकते हैं संयोजन विकास सहयोगी अर्थात फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एसोसिएट। आप नए औषधि संयोजन और वितरण प्रणालियों का विकास करेंगे जिनका ध्यान प्रभावशीलता, स्थिरता और रोगियों की आवश्यकताओं पर होगा। साथ साथ आप बन सकते हैं चिकित्सा लेखक अर्थात मेडिकल राइटर। चिकित्सा लेख जैसे उत्पाद जानकारी पुस्तिकाओं, नैदानिक परीक्षण प्रोटोकॉल और नियामक प्रस्तुतियों का निर्माण आपकी मुख्य जिम्मेदारियां होंगी, जिसके लिए मजबूत वैज्ञानिक लेखन कौशल और विवरण पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
आप बन सकते हैं औषधि विक्रय प्रबंधक या फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजर। एक टीम का नेतृत्व और प्रबंधन करते हुए आप विक्रय लक्ष्यों और ब्रांड प्रचार रणनीतियों की देखरेख करेंगे, जिसके लिए नेतृत्व क्षमता, संचार और व्यावसायिक समझ की आवश्यकता होती है। आप बन सकते हैं वैज्ञानिक, आप बन सकते हैं शोधकर्ता, और आप बन सकते हैं औषधि क्षेत्र के एक स्टार्टअप फाउंडर। अब वेतन कितना मिलेगा, ये प्रश्न तो होगा आपके मन में, और ये भी कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग तो भाई इंजीनियरिंग ही है ना। अब ऐसा है कि बीटेक अर्थात आईटी और सीएस वाले जो स्नातक हैं वो प्रायः बी फार्मा स्नातकों की तुलना में उच्च प्रारंभिक वेतन प्राप्त करते हैं, जो कि लगभग 4 लाख से 8 लाख प्रति वर्ष तक हो सकता है। परंतु मैंने क्या कहा, उच्च परंतु प्रारंभिक। आज से 7-8 वर्ष पूर्व तक बी फार्मा स्नातकों के प्रारंभिक वेतन सामान्यतः 1.5 लाख से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होते थे, जो अब बढ़कर 3 लाख से 11 लाख रुपए तक पहुंच चुके हैं। ग्रोथ की संभावना भी बी फार्मा में अधिक है। आईटी क्षेत्र में संतृप्ति, जिसे अंग्रेजी में सैचुरेशन कहते हैं, वो आ रहा है। अत्यधिक बीटेक कैंडिडेट्स एआई और ऑटोमेशन के मिले जुले प्रभाव के कारण प्रारंभिक क्षेत्रों में वेतन के साथ साथ नौकरियां भी कम हो रही हैं। वहीं बी फार्मा छात्र जो अनुसंधान एवं विकास R&D या नियामक मामलों जैसे विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहे हैं, उनकी सैलरी आसमान छू रही है। भारत में आईटी क्षेत्र विशाल और विस्तृत है, लेकिन इसे और अधिक विशिष्ट कौशल और अनुभव की आवश्यकता है। हाल के स्नातकों को प्रारंभिक स्तर की भूमिकाओं के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय औषधि उद्योग में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, जिससे योग्य प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है। नैदानिक अनुसंधान या औषधि विकास जैसे क्षेत्रों में विशेष योग्यता नौकरी की संभावनाओं को और बढ़ा सकती है। देखिए, मैं स्वयं कंप्यूटर साइंस से बीटेक हूं, तो मेरा बीटेक से कोई व्यक्तिगत वैर तो हो ही नहीं सकता, घर वाले लोग हैं। परंतु मेरा दृढ़ता से मानना है कि आईटी क्षेत्र में दीर्घकालिक वृद्धि में प्रासंगिक बने रहने के लिए विशेष कौशलों का अधिग्रहण करना आवश्यक है, जबकि बी फार्मा स्थिर वृद्धि प्रदान कर सकता है। अंततः सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। मैंने साधारण स्नातकों को करोड़पति बनते हुए देखा है और आईआईटीएंस को धूल चाटते हुए भी देखा है। तो यदि आपको लगता है कि मैंने जो बोला वो ठीक है तो फॉलो करिए, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। और मेरा छोटा मित्र बी फार्मा करने से मना ही करने वाला था कि उसके पिताजी ने मेरी बात सुन ली, मान मनोबल हुआ और अंततः छोटा मित्र बात मान गया। 4 साल बीत चुके हैं, अभी अभी कॉलेज से निकला है, लेकिन तीसरे ही साल में उसकी प्लेसमेंट हो गई थी, और वो भी मोटे पैकेज पर। छोटा मित्र प्रसन्न कि आईटी वाले मित्रों से अधिक कमाएगा, परंतु जीवन स्टार्टिंग सैलरी पर निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है आपके सतत प्रयासों पर। ये उसे मेरा अंतिम संदेश था। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए ब्रेनी ब्राह्मण को, और चिरकाल के पश्चात पुनः मिलेंगे किसी अनोखे विषय के साथ। धन्यवाद।